नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज से सीरीज़ शुरू होने वाली थी राष्ट्र गौरव के रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम लोग जो है राष्ट्र गौरव की जो परीक्षा होने वाली है हमारी 17 तारीख को, उससे संबंधित जो नियम होते हैं उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छे से नियम नहीं होते एक्चुअली इसमें देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो जनरल नॉलेज और पर्यावरण से संबंधित होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग आंसर आज देखेंगे। और आप लोग वीडियोज़ जो देखेगा वो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके आप लोग अगर देखेंगे तो वीडियोस आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए मैंने एमसीक्यू पैटर्न से आप लोग का क्वेश्चंस पिक किया हुआ है। ओके, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया या वीडियोस को आगे आगे करके देखा तो आप लोग कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को देखिए ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक भी। और जितना क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं। ओके, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो हम लोग देखिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना क्लास जो राष्ट्र गौरव का। और ये देखिए राष्ट्र गौरव संबंधित ही नहीं है, जो हमारी आगामी बीएड की परीक्षा होगी, जो बच्चे देखिए ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे या एसएससी हुआ या रेलवेज़ हुआ। ओके, इन सारी की सारी परीक्षाओं में ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो ये सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए सारा का सारा क्वेश्चन बहुत यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो वीडियोज़ में पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से बने रहिएगा ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। ओके, तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था, आपको इसका आंसर करना है। ओके, तो देखिए हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड सोचने के लिए। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप लोग सोचना शुरू करिए। तो देखिए आपका 10 सेकंड शुरू हो गया है, तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की इसकी कोशिश करिए। ओके, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था चंदेलों के समय में, चोलों के समय में, चालुक्यों के समय में या गुप्तों के समय में। ओके, तो मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, तो देखिए अब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था। ओके, याद रखिएगा देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था। ओके, गुप्तकालीन दौर में और भी महत्वपूर्ण मंदिर बने थे। जैसे एक मंदिर था आपका विष्णु मंदिर। ओके, याद रखिएगा एक आपका और बना था विष्णु मंदिर, जो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर याद रखिएगा। और एक आपका देखिए शिव मंदिर बना था, ये आपका भी मध्य प्रदेश में ही है, शिव मंदिर एक बना था। और फिर एक देखिए पार्वती मंदिर, जो आपका ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। फिर दशावतार मंदिर देवगढ़, जो देखिए ये आपका क्या बोलते हैं गुप्तों के समय में बना था। और एक आपका शिव मंदिर। ओके, तो ये मंदिरों के निर्माण के लिए गुप्त जो कालीन पीरियड था वो बहुत महत्वपूर्ण था। ओके, तो याद रखिएगा आपका जो विष्णु देवगढ़ का दशा मंदिर का निर्माण हुआ था वो आपका गुप्तों के समय में हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 23वें तीर्थक थे। ओके, तो 23वें तीर्थक कौन थे उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आपका 10 सेकंड शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी सोचिए 23वें तीर्थक कौन थे। जल्दी समय जा रहा है तो जल्दी से जल्दी सोचिए 23वें तीर्थक का क्या नाम था। ओके, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभनाथ। ओके, जल्दी से बताइए। तो देखिए आप लोग का टाइम खत्म। तो देखिए 23वें तीर्थक जो थे, 23वें तीर्थक जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ओके, पहले तीर्थक जो थे वो ऋषभनाथ थे और 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। ओके, तीर्थक मतलब ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से याद रखिएगा। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे वो थे आपके ऋषभनाथ, और जो आपके पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थक थे, और 24वें तीर्थक जो बने थे वो महावीर स्वामी बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं। ओके, 10 सेकंड आपका चालू, जल्दी से आंसर दीजिए। स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं,
जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए इसका। 15 संस्कार, 16 संस्कार, 17 संस्कार या 18 संस्कार। ओके, तो स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं आपको? ओके, तो देखिए आपका टाइम खत्म, तो इसका आंसर मैं अब बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो स्मृतियों के अनुसार देखिए कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। ओके, तो याद रखिएगा स्मृतियों के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए हुए हैं। ओके, तो देखिए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो अच्छे से इनको पढ़िएगा एग्जाम में और अच्छे से एग्जाम में देकर आइएगा। ओके, और प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब डेली इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगा, जो देखिए आपके आगामी जो भी बीएड की बच्चे एग्ज़ाम करने जाएँ, बीएड का पेपर देने जाएंगे, उनके लिए भी काम है। एसएससी में भी देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछता है, जनरल स्टडीज़ से, जीएस से, और रेलवेज़ में भी आता है। ओके, तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो सब बच्चे इसको अच्छे से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौटिल्य का एक और नाम है। ओके, कौटिल्य का दूसरा नाम आपको बताना है। क्या वो नाम विष्णुगुप्त है, क्या वो नाम राधेगुप्त है, क्या वो नाम विशाखादत्त है या राजगुप्त है? ओके, तो कौटिल्य का दूसरा क्या नाम है, जल्दी से बताइए आप लोग। 10 सेकंड आपके चालू। कमेंट कर करके सबको ये आंसर करेगा, और लास्ट में जिसके जितने करेक्ट होंगे वो बताएगा कि किसके कितने करेक्ट हुए हैं। ओके, तो जल्दी बताइए कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है। ओके, तो चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूँ। देखिए कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, ओके, मगध साम्राज्य का। तो कौटिल्य को देखिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन तीनों नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है, शैक्षणिक संस्कार के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रतिष्ठित है? ओके, शैक्षणिक संस्कार के रूप में क्या प्रतिष्ठित है? उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, जातकर्म संस्कार या केशांत? 10 सेकंड आपके चालू, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। जल्दी आप शैक्षणिक संस्कार से संबंधित कौन से नियम है? जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं पता? चलिए मैं आंसर करता हूँ। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपनयन संस्कार। होल्ड डाउन। शैक्षणिक संबंधित जो संस्कार होता है वो आपका उपनयन संस्कार होता है। ओके, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। शहीद बिस्मिल जो थे उनको कहाँ फांसी दी गई थी? देवरिया कारागार में, बस्ती कारागार में, गोरखपुर में या आजमगढ़ के कारागार में? ओके, तो देखिए शहीद बिस्मिल जो थे इनको काकोरी हत्याकांड आप लोग सुने होंगे। काकोरी हत्याकांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ओके, ये शहीद बिस्मिल और इनके साथ जो थे वो क्या बोलते हैं, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये तीनों लोगों ने मिलकर एक ट्रेन की लूट को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को, जिसे क्या बोलते हैं काकोरी हत्याकांड कहा गया। ये सारे के सारे लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े थे, जो शहीद भगत सिंह की पार्टी थी। ओके, तो जो शहीद बिस्मिल थे इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा शहीद बिस्मिल जो थे उनको गोरखपुर के कारागार में फांसी दी गई थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा किसके कितने करेक्ट हो रहा है, और लास्ट में सबको ही अपना ओवरऑल बताएगा कि किसका कितना करेक्ट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र राज्य नहीं था? ओके, जो हमारे 16 महाजनपद थे प्राचीन समय में, उसमें कौन सा गणतंत्र राज्य नहीं था? तो याद रखिएगा जो कौशल राज्य था वो गणतंत्र राज्य नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे, मेघदूत के लेखक कौन थे? ये तो इजी क्वेश्चन है, हिंदी में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो जल्दी से आंसर करिए, मेघदूत के लेखक कौन थे? जल्दी 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 देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। 10वां क्वेश्चन है, 10 सेकंड दे रहा हूँ, सॉरी, जल्दी आंसर करके बताइए कि मेघदूत किसने लिखा था।
जल्दी चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो मेघदूत के रचयिता देखिए आपके कालिदास जी थे। याद रखिएगा कालिदास की प्रमुख काव्य ग्रंथ और भी थे, लाइक रघुवंश इन्होंने लिखी हुई है, कुमार संभव इन्होंने लिखी हुई है, मेघदूत तो लिखी ही हुई है इन्होंने, ऋतु संहार इन्होंने लिखी हुई है। इनके कुछ नाटक भी थे जो अभिज्ञान शाकुंतलम थे, मालविका गिमृत्र करके हैं वो एक थे नाटक था उनका, और एक विक्रमोर्वशीय करके एक नाटक था वो इनका नाटक था। ओके तो मेघदूत के जो रचयिता हैं वो कालिदास जी हैं। ओके और सूरदास के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अच्छे से बचपन में पढ़े होंगे सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई हैं। तो सूरदास ने जो आप लोग जानते हैं सूर सागर लिखी हुई है, सुर सरावली लिखी हुई है, साहित्य लहरी लिखी हुई है, नल दमयंती लिखी हुई है, ब्याहलो लिखी हुई है। ओके कबीरदास जी के बारे में भी आप लोगों ने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा कि कबीरदास जी की क्या क्या रचना है। तो कबीरदास की बीजक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सुखनिधन, होली आगम, साखी, सबद, रमैनी, रक्त, ये सब कबीरदास जी ने लिखी है। और रविदास जी के जो दोहे हैं वो हमारा जो क्या बोलते हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग कितना होता था। ओके प्राचीन भारत में जो कृषि की उपज होती थी उसमें राजा का कितना हिस्सा होता था वो आपको बताना है। ओके तो देखिए इसका आंसर मैं कर दे रहा हूँ, आई नो आप लोग को नहीं पता होगा। तो प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का जो सैद्धांतिक भाग होता था वो 1/6 भाग होता था। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़कर लाभ उठा सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आस्तिक का अर्थ क्या होता है। ईश्वर को मानने वाला, पुराणों में विश्वास करने वाला, स्मृतियों में विश्वास करने वाला, आगम में विश्वास करने वाला। ओके तो जल्दी से जल्दी आंसर करिए कि आस्तिक का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से करिए, समय आप लोग का जा रहा है। आस्तिक का अर्थ क्या होता है। तो आस्तिक का अर्थ देखिए होता है आपका ईश्वर को मानने वाला, जिसकी भगवान में आस्था होती है उसी को आस्तिक कहा जाता है। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक तो भारतीय कला का स्वर्ण काल कौन सा पीरियड है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, शुंग काल है, या सातवाहन काल है। जल्दी से आंसर करिए, हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया गया होगा प्राचीन इतिहास में कि भारतीय कला का स्वर्ण काल किस पीरियड को कहा गया है। तो याद रखिएगा भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया है। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अगर आप लोग को ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग जाके मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में वहाँ पे मिल जाएगा। ओके कल मॉर्निंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, आपको इसका आंसर देना है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। देखता हूँ कौन बता पा रहा है, जल्दी से जल्दी करिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। उपनिषद का क्या अर्थ होता है, गीत ज्ञान ज्ञान देना, समीप बैठना, व्यायाम करना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। नहीं पता, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। ओके तो इसका अर्थात देखिए ये होता है कि जो उपनिषद होता है इसमें देखिए शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परमत्व का गुण उपनिषदें सुनने के लिए बैठना, जिससे शिष्य की अविद्या का नाश हो सके, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। तो उसी में उपनिषद उसको कहा गया है, इसीलिए तो गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ 13वां का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 13वां क्वेश्चन कह रहा है चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। जो 4 वर्ण है हमारे, जैसे आप लोग जानते होंगे 4 वर्ण कौन कौन से, कौन बताएगा जल्दी कमेंट करके आंसर में बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। जो हमारे 4 वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, जल्दी आंसर करके बताओ आप लोग, जल्दी बताओ, 5 सेकंड दे रहा हूँ। जो 4 वर्ण है हमारे वो कौन कौन से हैं,
नहीं पता, चलिए मैं बता रहा हूँ फटाफट। तो देखिएगा, जो सबसे पहला वर्ण होता है वो हमारा, वो आप लोग को याद होगा, ब्राह्मण होता है। दूसरा क्षत्रिय होता है, तीसरा वैश्य होता है और चौथा शूद्र होता है। ओके, तो जो चारों वर्णों का उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, इसका आंसर आपको करना है। तो याद रखिएगा, चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर तो आई गेस सबको पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन है। जल्दी जल्दी आंसर करिए, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, वेद व्यास जी या वाल्मीकि जी? रामायण के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, कौन बताएगा इसका आंसर सबसे पहले? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, रामायण की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो रामायण के रचयिता आप लोग जानिएगा वाल्मीकि जी थे। तुलसीदास जी पे आप लोग मत मार के चले आइएगा, गलत हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, याद रखिएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और आप लोग को तो पता ही है वेद व्यास जी ने किसकी रचना की थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। हमारे देश का एक सबसे बड़ा महाकाव्य है, उस महाकाव्य का नाम आप लोग बताएंगे जिसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी। ये आप लोग तुरंत कमेंट करके जैसे ख़त्म होगा वीडियोज़ आंसर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिए, जो अर्थशास्त्र की बात हो रही है वो अर्थशास्त्र आपका वो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, चाणक्य द्वारा, राजनीतिक अर्थशास्त्र, उससे संबंधित बात हो रही है, ये याद रखिएगा। जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था उससे संबंधित बात हो रही है। तो अर्थशास्त्र में राज्यों के कितने अंगों की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में राज्यों की जो चर्चा की गई है वो 7 अंगों की चर्चा की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए ताकि उन लोग का भी भला हो सके। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरह की वीडियोस अब आती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित हुआ था। जो राष्ट्र शब्द है वो सबसे पहली बार कब उल्लिखित हुआ था? छांदोग्य उपनिषद में, अर्थशास्त्र में, धर्मास्त्र में या ऋग्वेद में? तो जल्दी बताइए, जो राष्ट्र शब्द है वो सबसे पहली बार किस में उल्लिखित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर मैं कर रहा हूँ। राष्ट्र शब्द देखिए पहली बार जो उल्लिखित हुआ था वो ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था, याद रखिएगा। ओके, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द सबसे पहली बार उल्लिखित हुआ था। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों का सही क्रम है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं इसके बारे में। 4 वेद होते हैं आपके, तो उनका जो सही क्रम है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहला क्रम है आपका अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तीसरा देखिए ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। और चौथा आपका है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा? इसका जो वेदों का हमारे सही क्रम है वह क्या है? जल्दी आंसर करिए। नहीं पता, चलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो वेदों का हमारा सही क्रम है वो सबसे पहले देखिए ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई, यजुर्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई और सामवेद के बाद अथर्ववेद की रचना हुई। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? कौन है ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, वेदव्यास या ऋग्वेदिक ऋषि? जल्दी आंसर करिए, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक आपका विरोधाभास है। वो विरोधाभास क्या है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहली बात, इस क्वेश्चन के आंसर देखिए आपको कई जगह, कितनी जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जैसे जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराया था तो इसमें जो देखिए क्वेश्चन का आंसर माना गया था उसने वेद व्यास को माना था। ओके, लेकिन कितनी जगह आपको इसका आंसर ऋग्वेदिक ऋषि भी दिखेंगे। ओके, तो आप लोग एग्जाम में वेद व्यास ही मान के टिक कर आइएगा, OMR शीट पे सर्कल करके आइएगा, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी वेद व्यास को ही ऋग्वेद का रचनाकार मानता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
होल्ड डाउन। तो देखिए 19वां क्वेश्चन आपका, पुरुषार्थ का सही कर्म क्रम क्या है? ओके, मोक्ष, अर्थ, काम या धर्म? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बताइए पुरुषार्थ का इसमें सही कर्म क्या है? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? नहीं पता? तो देखिए मैं बताता हूं। पुरुषार्थ का सही कर्म है सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। ओके, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हमेशा अंत में होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी बताइए। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नियम, सदाचार या पुरुषार्थ? वेदों का क्या मतलब होता है? जल्दी आंसर करिए। तो वेदों का देखिए अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का अर्थ किससे लेना देना है? ज्ञान से लेना देना है, क्योंकि वेद एक ज्ञान का संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो देखिए मैं कुछ इससे फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। तराइन में देखिए 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध 1191 में लड़ा गया था और एक युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ओके, और दोनों युद्ध जो लड़े गए थे वो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी जीता था। याद रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ओके, इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? ओके, जो हमारा सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, विष्णु पुराण से या महाभारत से? इसका आप बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए कोई नहीं, समय ना व्यस्त करते हुए मैं खुद इसका आंसर दे रहा हूँ। तो जो हमारा भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ अगर भी आप लोग को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए मेरे पेज को। वहाँ से आपको कल मॉर्निंग में पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बीजक, पद्मावत, सुरसागर या रामचरितमानस? जल्दी आंसर करिए। नहीं पता? चलिए मैं इजी कर दे रहा हूं इसका आंसर। तो परम तत्व किस जो है वो आपका पद्मावत प्रेमिका के रूप में। पद्मावत की रचना किसने की थी? आप लोग जानते होंगे, पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? अब ये तो आप सबको पता होगा, अब इसका क्या आंसर करूं, लेकिन कोई नहीं। सूर्य का आविष्कार जो था वो सब जानते हैं, आर्यभट्ट जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस देखिए मैंने पिक किए थे आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से? तमिल से, गुजरात से, कर्नाटका से या बंगाल से? जल्दी से आंसर करिए। अलवार शब्द का जो आलवार भक्तों का संबंध है वो किस देश से है? चलिए नहीं पता तो मैं ही आंसर कर दे रहा हूं। तो आलवार भक्तों का संबंध याद रखिएगा तमिल प्रदेश से है। ओके, तो देखिए हमारे राष्ट्र गौरव के, और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस भी एग्जाम में आपका क्या बोलते हैं जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी ये कार्य करेगा। लाइक देखिए बीएड, एसएससी, रेलवेज या जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सारे दोस्तों में अपने आप जितने भी आप शेयर कर दीजिए, और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम
और बीएससी के बच्चे हैं वो सब तो अच्छे से इस सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम का भी मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कल सुबह इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। और इसी तरह की वीडियोस अब डेली आपकी अपलोड होती रहेगी, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। ओके, रात के 11 बजे याद रखिएगा, डेली की डेली ये वीडियोस अपलोड हो जाया करेगी। रात के 11 बजे लाइव होऊंगा, वहीं पे ये सारी वीडियोस अपलोड होगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।